देखो ध्यान दो, अब ये ना थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या पढ़िए, लिखा है एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कह रहा भाई कोई भी एक सिस्टम है, सपोज करो एक सिस्टम है जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। कह रहा एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कह रहा नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से कोई हीट नहीं मिली है, मतलब यहां पर Q 0 है और हमें डेल्टा यू की बात कर रहा है, डेल्टा यू। तो हम जानते हैं यार, देखो हमने पढ़ा है डेल्टा यू होता है हमारा Q प्लस डब्ल्यू, पता सबको। तो कह रहा है कि आपको इंटरनल एनर्जी की बातें करनी है और Q 0 है पहले क्वेश्चन में, लेकिन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन काम हुआ है। तो सिंपल सा है, Q हो जाएगा 0, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया? तो पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। अब क्वेश्चन में एक और बात बोलिए, अगर कोई हीट का पंगा नहीं है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, तो उसकी दीवारें कैसी होगी, वॉल कैसी होगी? बाउंड्री, वॉल मतलब बाउंड्री। एडियाबेटिक पढ़ाया था मैंने, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो इसका आंसर है कि आपका जो एनर्जी का चेंज होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, और जो हमारा बाउंड्री है कैसा होना चाहिए? एडियाबेटिक। तो प्लीज इसे एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर आंसर को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा था नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस बार वर्क नहीं है, दोबारा हम फॉर्मूला लिखते हैं कहीं पे। चलो ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब कह रहा है इस बार वर्क डन नहीं कर रहे हम, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, तो नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो वर्क डन तो नहीं हुआ है, पर हीट बाहर निकला है। जब भी हीट बाहर निकलता है माइनस होता है, हीट जब बाहर जाता है तो माइनस होता है। तो कह रहा है कि भैया ये बता दो कि क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी क्या होगा? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हो गया माइनस Q के बराबर। और अगर हीट बाहर निकल रहा है तो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, कैसे होगी? कंडक्टिंग, थर्मली हीट को जो कंडक्ट करे, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगी प्यारे बच्चों। नाउ द थर्ड क्वेश्चन यही देख लेते हैं। चलो पहले आप लिख लो, आंसर लिख लो इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम काम करता है ना, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम थक गया, तो माइनस W होता है। सिस्टम ने काम किया, मैं काम करूंगा तो मैं थक जाऊंगा भाई, सिस्टम इज डूइंग वर्क। तो W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड। सिस्टम को मिला है तो ये प्लस होगा। कह रहा है डेल्टा यू की बात करते हैं। डेल्टा यू तो पूछा इसने पहले क्वेश्चन में, डेल्टा यू। इन तीनों के लिए डेल्टा यू निकालना है। तो हीट पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? तो हम बोलेंगे भाई अगर उसमें हम हीट इकट्ठा कर रहे हैं तो बंद होगा, क्या होगा? क्लोज सिस्टम होगा ये, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज द सिस्टम। तो इसको क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं। वैसे कोई बाउंड्री नहीं है, क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं आप इसके। एनसीईआरटी ने भी क्लोज सिस्टम ही बोला इसको, ठीक है। नोट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए ये एक एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन ना आपका उस पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बात ये थी कर रहे हैं, देखो इसमें बात आपसे कर रहे हैं वर्क की, हीट की। तो वर्क और हीट ना फर्स्ट लॉ में ही जुड़ा हुआ है। आप फर्स्ट लॉ समझते हैं, एनर्जी का चेंज होगा हीट प्लस वर्क, तो हीट और वर्क फर्स्ट लॉ में ही आता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 ATM। कहीं पर कोई गैस है जो प्रेशर मेंटेन किया गया है 10 ATM एटमॉस्फेरिक का। यहां पर एक बात आपको करनी है, बात यह है आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। और सोचो कहीं पर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी टेम्परेचर में चेंज 0 ना हो तो हम कहते हैं एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। मैं कहूं चाय का कप रखा हुआ है या मैं दूध में चढ़ा दिया और टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे भाई एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, वहां पे वो गर्म होगा ही नहीं। बात ही समझे? तो जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एनर्जी का चेंज भी 0 होता है। तो हम कहेंगे भाई यहां तेरा एनर्जी का चेंज 0 है। तो चलो इतना तो पता लग गया कि ऐसा कुछ कंडीशन आने वाला है। कह रहा तो 2 लीटर्स ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर 10 ATM एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम। अब देखिए वैक्यूम वर्ड से हम क्या सीखने को मिलता है? वैक्यूम का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा 0 होगा। PX का मतलब है बाहर का प्रेशर। सोचो आप धरती से बाहर हो, वहां खाली खाली है, तो कोई प्रेशर होगा क्या? कोई प्रेशर नहीं होगा। तो इन बातों को हमें समझना होता है। तो कह रहा है कि 2 लीटर का आइडियल गैस है, एक्सपैंड होता है वैक्यूम के अंदर, खाली जगह के अंदर,
और वॉल्यूम उसकी हो जाती है 10 लीटर, 2 से 10 लीटर वॉल्यूम का चेंज दे रखा है। अब कह रहा है हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो हम कहेंगे देखो भैया साफ पता लग रहा है कि हीट और वर्क आपस में अपोजिट हो गए। हीट कितना होगा माइनस डब्ल्यू माइनस, यानी अगर आपको हीट चाहिए तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा। और दोस्तों वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं बता रहा हूं, मतलब हीट और वर्क दोनों बराबर है इस केस में, तो वर्क कैसे निकालते हैं वो सीख लो। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस का पी एक्सटर्नल, मैंने अपने लेक्चर से पढ़ाया है, माइनस का पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे तो बाहरी प्रेशर जो है हमारा, अच्छा फाइनल इनिशियल के चक्कर में मत पढ़ो, ऐसे लिख दो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। तो पहली बात तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है 8 का, बोलो क्यों, पहले वो 2 लीटर था अब हो गया 10, तो वॉल्यूम में चेंज तो 8 का है, पर जो बाहरी प्रेशर है वो 0 है। वैक्यूम का मतलब होता है बाहर का प्रेशर 0, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे भैया देखो ये वर्क का फॉर्मूला होता है और यहां पर वर्क ही 0 है, अगर साहब वर्क 0 है तो हीट भी क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 0 0, कि हीट एंड वर्क बोथ आर 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, कि यहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलती है। समझ पा रहे हो, तो बार बार करने से चीजें इजी हो जाती है। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, टॉपर टॉपर क्या बात है। इफ ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है। मैं कहता हूं न्यूमेरिकल को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं सब करा दूंगा, वक्त आने से पहले करा दूंगा, पेपर आने से पहले सब हो जाएगा। पेपर तो तुम्हारा एंड में होना है सीधा, डरना नहीं है, न्यूमेरिकल हो मतलब बस नोटबुक पढ़ के चले आना एंड में अच्छे से। भाई तुम्हारा स्कूल ना पता नहीं उसको कौन से कीड़े ने काटा है, इसका हर 4 दिन में पेपर हो रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे, हर 4 दिन में पेपर ले रहे हो। एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है कि नहीं मैं हम सबसे ज्यादा पेपर लेते हैं। हाँ भाई सांस लेने दो यार, वही ना हर चौथे दिन मुझे आके बोलेगा हमारा पेपर है। अरे भाई पेपर तुम्हारा है, मेरा क्यों जीना हराम कर रहे हो भाई। अब आप लॉजिकली सोचो, हम कैसे सिलेबस कराए। दुनिया बुक 1 पढ़ रही है, बुक 1 पढ़ना चाहिए, सही बात है, वो कह रहे हैं हम ऑर्गेनिक करेंगे, और जब मैं ऑर्गेनिक कराऊंगा वो कहेगा मुझे इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अब वो इक्विलिब्रियम कराएगा, अब मैं क्या करूं। तो कहानी समझो ना। अब मैंने सबसे बढ़िया आइडिया दिया कि यूट्यूब पे पढ़िए थोड़ी बहुत वीडियो, उससे ट्राई कर लो, कोशिश कर रहे हो वहां से, समझ में भी आ रहा होगा। हाँ गुड। अब कहानी क्या है, लिखा हुआ है, ध्यान दो प्लीज एवरीवन। थोड़ा हंस क्या लिया तुम, दोस्त समझ बैठे मुझे, बेटा ऐसा नहीं करना कभी। इट्स ऑल अबाउट मूड। जब किसी टीचर का मूड अच्छा होता है, अरे वाह तू मेरा भाई है। अब मूड ठीक नहीं है, उसने हेलो बोल दिया है, हेलो बोलेगा इट्स ऑल अबाउट मूड। तो चलो काम की बात है। इफ तूने मुझे हेलो कैसे बोला, नहीं समझ रहे, ऐसा होता है, इट हैपेंस। हमारे एक सन की टीचर थे, बड़े सन की थे। जिस दिन प्यार आ जाए बच्चों को समोसे मंगा खिला दिए, और जिस दिन मूड खराब है डेस्क पे जा के मार रहे, कह रहे तू मुर्गा बन मुझे अच्छा लगेगा। अरे भाई मूड तुम्हारा खराब है, मुर्गा ये क्यों बने। ऐसा था स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े तो तुम्हें पता होगा, घर में बीवी से लड़ाई हुई है, वो बच्चे से लड़ रहा है, फैक्ट। मैम का मूड खराब है आज, बस कॉपी चेक कराओ, चलो कॉपी आज होगा कॉपी चेक। चलो लड़कियों में तो पता है, मुझे देखा नहीं है, लड़कों में तो मैंने बहुत देखा है। कॉपी नहीं बनाएगा तू, कॉपी नहीं बनाएगा तू सच बता रहा हूं, बहुत खतरनाक मारते थे यू अरे मुझे नाम याद, सर का नाम नहीं लूंगा मैं, सरदार वल्लभ भाई में एक सर है, 2 भाई है वो, दोनों का नाम ही बी से स्टार्ट होता है भाई। वो तो सच्ची बोल रहा हूं, मैं तो स्कूल में मॉनिटर था, हेड बॉय था, तो किसको पिटवाना है वो मेरे हाथ में भी था। तो चलो मैंने कभी किसी को पिटवाया नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कहानी क्या है, वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस। कह रहे वाटर वेपर को आपको परफेक्ट गैस मान लेना है। मोलर इंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ वाटर इज इतना। कह रहे इंथैल्पी चेंज 1 मोल के लिए कह रहा है कि देखो डेल्टा एच दिया हुआ है, समझना ये किसके ऊपर बेस्ड है समझाऊंगा। इंथैल्पी चेंज का मतलब है डेल्टा एच है आपका 41 किलो जूल पर मोल। चुप हो जाओ। तो डेल्टा एच दिखाई दिया ना, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा NGRT। हिंट में मिला। कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू का यही फॉर्मूला है। और किसके लिए ये कह रहा है कि वाटर वेपर
मतलब हमने क्या किया है, 1 मोल वाटर को वेपराइज किया है। क्वेश्चन को हल्का हल्का समझना ही पड़ेगा, पहली बार में तो नहीं आएगा। तो कह रहा है 1 मोल पानी है H2O लिक्विड, उसको हमने वेपर बना दिया, 1 H2O वेपर, गैस बना दिया, गैस। तो 1 मोल पानी को 1 मोल गैस बना दिया, तो लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइज्ड एट 1 बार 100 डिग्री सेल्सियस। आप कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो आपको डेल्टा एच निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा वेट है, रुक जा बच्चा, सॉल्यूशन देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा NGRT। अब आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा आपको निकालना क्या, ये आपका टारगेट है। तो डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, देखो 41 किलो जूल पर मोल, पर हम क्यों यूनिट लगा, यूनिट नहीं लगा रहे न्यूमेरिकल करते वक्त। 41 इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें निकालना है। अब हमें डेल्टा NG चाहिए। डेल्टा NG कहां से लाए, तो डेल्टा NG कैसे निकालते हैं बता दूं आपको ना, गैस देखना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में गैस देखो, माइनस कर दो रिएक्टेंट में गैस से, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा NG। तो प्रोडक्ट में गैस है 1 और रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है 0, ये तो लिक्विड है ना, लिक्विड गैस नहीं है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट में है 1 और रिएक्टेंट में है 0, तो आंसर 1 आ गया। तो यहां पर आएगा 1। अब R की वैल्यू 8.314 लेना है आपको, और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना पड़ेगा, केल्विन 100 डिग्री है ना, केल्विन में करते हैं ऐसे, देखो 100 प्लस 273 373। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा यू। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो लिखा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, व्हाट डज इट मीन। कह रहा है 1 मोल, अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 मोल लिक्विड है उसको आइस बनाया हमने, आइस। तो इसमें हम क्या दिमाग लगाए, हमें निकालना क्या है, दोबारा वही निकालना है डेल्टा यू। तो हम बोलेंगे देखो भैया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा NGRT। अब देखो डेल्टा एच पता है कितना है 41, डेल्टा यू निकालना है, टारगेट है। अब डेल्टा NG निकालो, तो डेल्टा NG क्या कहता है, गैस माइनस गैस, यहां तो आइस है लिक्विड है, ना इधर गैस ना इधर गैस, बाहर में जाए 0 हो जाएगा। तो हमारा डेल्टा यू 41 आ गया सीधा। यानी सेकंड वाला क्वेश्चन आसान था, 41 किलो जूल पर मोल, और फर्स्ट वाला हल्का सा टफ क्या था, इजी था यार। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, ये NCERT का क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू से कि भाई ये सब क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही आपको। इसी बंद कर दो। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन। लिखा है कि 1 ग्राम ग्रेफाइट है, उसको जलाया गया है बॉम्ब कैलोरी मीटर में। तो 1 ग्राम ग्रेफाइट को बॉम्ब कैलोरी मीटर में जलाया गया है। अच्छा, बॉम्ब कैलोरी मीटर से क्या मतलब समझा रहा हूं, देखो बेसिकली बॉम्ब कैलोरी मीटर ऐसा कुछ होता है, NCERT में डायग्राम देख लेना। बॉम्ब कैलोरी मीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी QV के बराबर होता है। मतलब जो एनर्जी का चेंज है वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है, और QV का फॉर्मूला होता है M, मतलब अगर स्पेसिफिक की बात करें तो M CV डेल्टा T, जहां ये होता है हीट कैपेसिटी, CV का मतलब है हीट कैपेसिटी वाला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर, M मतलब मास। पर मुझे जितना पता है इस क्वेश्चन में 1 ग्राम की बात की गई है, तो यहां पर आप 1 लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार एक 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न किया गया बॉम्ब कैलोरी मीटर में, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। टेम्परेचर में जो चेंज है देखो कितना चेंज है, 1 का, 298 से 299, तो टेम्परेचर का चेंज है सिर्फ 1 का। और कह रहा है इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरी मीटर, और कह रहा है भैया अगर हीट कैपेसिटी है इतना 20, हीट कैपेसिटी 20 है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी भी दिया हुआ है, तो वहां पर ऐसे हमें हीट कैपेसिटी दिया हुआ है सिर्फ। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच पूछ रहा है, डेल्टा एच। तो आपको बता दूं, डेल्टा एच निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए डेल्टा यू और डेल्टा NGRT, अगर आपको डेल्टा एच चाहिए तो। और डेल्टा एच निकालने के लिए मुझे डेल्टा यू चाहिए, और डेल्टा यू मेरा यहां से निकलेगा, डेल्टा यू QV के बराबर। मतलब ये ना कॉन्सेप्ट होता है आपको कैलोरीमेट्री का, कि डेल्टा यू QV के बराबर होगा, और QV कैसे निकलेगा, CV है कितना 20.7 किलो जूल पर मोल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1, तो ये मेरा QV आ गया। लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि हीट रिलीज हुआ है ना, लिखा होगा ना इसमें, लिखा है कि द हीट कैपेसिटी, ये रहा इंथैल्पी चेंज। हीट रिलीज का कुछ बोला नहीं है इसने, बोला हीट तो रिलीज ही होगा ना, सिंपल सी बात है, अगर जला रहे हो बर्न कर रहे हो तो उसमें हीट रिलीज होगा। तो माइनस साइन मैंने इसे लगाया है, वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मुझे QV मिल गया, और मैं कह रहा हूं QV ही डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू मिल गया मुझे माइनस का 20.7 बस। अब मुझे डेल्टा यू मिल चुका है, तो मैं डेल्टा यू को यहां यूज कर सकता हूं, तो मुझे डेल्टा एच निकालने में आधी हेल्प तो मिल गई। अब डेल्टा NG की बात करते हैं, तो डेल्टा NG कैसे निकालते हैं बताओ। तो डेल्टा NG निकालने के लिए प्रोडक्ट का गैस माइनस रिएक्टेंट का गैस, तो देखो यहां पर एक गैस तो दिख गया मुझे, एक CO2,
और यहां एक O2 दिख गया मुझे, ये तो ग्रेफाइट है, सॉलिड होगा। तो एक गैस का मॉलिक्यूल इस तरफ, एक गैस का मॉलिक्यूल इस तरफ, 1 - 1 क्या हो गया, 0। अरे वाह, क्या बात है साहब, क्या बात। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा, और बाई चांस डेल्टा यू किसके बराबर है बताओ, -27 किलो जूल पर मोल। तो इसको, ये एक ऐसा क्वेश्चन है देखो जिसमें आप देखोगे, सुनो, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें देखो क्यू वी डेल्टा यू के बराबर है और डेल्टा यू डेल्टा एच के बराबर है। देखो ना, क्यू वी डेल्टा यू के बराबर है और डेल्टा यू डेल्टा एच के बराबर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी पेपर में आता है ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर। जैसे कोई नहा के निकलता है ना पूल से, तो उसकी बॉडी पे पानी चिपक जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो कह रहे हैं कि 18 ग्राम है पानी। कितना है? 18 ग्राम पानी का मतलब पता है कितना होता है? 18 ग्राम H2O का मतलब होता है 1 मोल। सबको पता है बात? नहीं पता? मतलब H2O का मतलब 18, तो 16 और 2 कितना होता है? 18। तो कह रहा है कि एक 18 ग्राम यानी 1 मोल पानी है, लिक्विड है, उसकी बॉडी पे चिपक गया। तो कह रहा है देखो भैया, एक स्विमर है, पानी से निकलते 18 ग्राम पानी उसकी बॉडी पे लगा हुआ था। कह रहा हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, वो कितना उसको हीट मिले कि पानी उड़ जाए। वाटर सप्लाई टू एवोपरेट, पानी उसकी बॉडी से उड़ जाए, कितना हीट, कितना गर्माहट देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन, क्या लिखा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एच फॉर वेपराइजेशन ये दे रखा है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवोपरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन एंड कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन एट 100 डिग्री। ये दिया क्या है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, how much heat must be supplied to evaporate this water at इतना केल्विन and calculate the internal energy of vaporization at। अच्छा, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है, डेल्टा एच आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दो प्लीज। हीट तो हम निकाल ही लेंगे एवोपरेट वाला। अभी सुनो, इधर डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है, तो डेल्टा एच अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं, कितना है 40.66 किलो जूल पर मोल। अभी अपना मुद्दा वो नहीं है, अपना मुद्दा ये है इंटरनल एनर्जी वाला। क्या फॉर्मूला लगा बताओ? ये लगा दूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी। आपको निकालना क्या है? डेल्टा यू। क्या निकालना है? डेल्टा एच उसने दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बस समझना था। बच्चा सोचेगा बाप रे, स्विमिंग पूल से आदमी निकल रहा है, ओहो हो, कुछ पहना है कि नहीं पहना है। ये नहीं सोचना है आपको ये सोचना है कि भाई वो कहानियां बना रहा है। कहानी बड़ा सिंपल है कि डेल्टा यू निकालना है। अच्छा, डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा एच दे रखा है इतना 40.66, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा एनजी कितना होगा बताओ? 1 ही होगा, लिक्विड से गैस बन रहा है ना, तो गैस 1 लिक्विड 0। नहीं समझ में आया? अरे यार वेपर गैस, तो 1 माइनस लिक्विड, लिक्विड का माइनस नहीं करते, गैस का गैस से, तो इधर गैस इधर गैस नहीं है, तो 1 - 0 1। तो यहां 1 R 8.314, टेम्परेचर कितना है? 273, याद है? अरे नहीं समझ में आया? 373 हो जाएगा ना, 100 200। अरे यार समझ में आया? केल्विन में करना, तो यार डेल्टा यू निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना, आ जाएगा डेल्टा यू। नोट करो इसे। फिर अभी हीट वाला तो बड़ा आसान है, हीट का भी बताता हूं, पहले नोट करो। ये अच्छा क्वेश्चन था ये, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन, बिलीव मी। लिखा है प्रेडिक्ट एंट्रोपी। जो है एंट्रोपी का मतलब पता है क्या? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। याद है आपको? जो रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, बोलते भैया एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, मैंने कहा देखो ये है, चुपचाप बैठा हुआ है, न हिल रहा है न डोल रहा है, बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह बैठा हुआ है, पत्थर की तरह। और एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा 2 साल का, इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो हम कहेंगे भैया इसकी एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है, और छोटा बच्चा उसकी एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। समझे? चलो कुछ याद आ गया छोटे बच्चे से। मैं शायद नवरात्रि में घूम रहा था, तो एक छोटा बच्चा अपने पापा के कंधे पे था और पापा को पीट रहा था, चाटे चाटे मार रहा था। तो एकदम से याद आ गया कि जब ये बाप बनेगा तो इसको लेके याद आया था। क्या कह रहा? नहीं बनूंगा, शादी करना है, ठीक है? बहुत फनी हो आप लोग, ठीक है? प्रिडिक्ट मतलब हंस देते हो, ये कह रहा हूं मैं। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज। चलो चलो, कहानी क्या है? अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन इनटू सॉलिड। कह रहा है लिक्विड सॉलिड बन गया,
सोचो लिक्विड के पार्टिकल पहले उछल कूद कर रहे थे, रैंडम थे, क्या थे? रैंडम समझते हो क्या होता है? रैंडमनेस समझते हो? उछल कूद एकदम। लिक्विड की और एंट्रोपी होता है रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी रैंडमनेस बढ़ती है तो मैंने बताया था एंट्रोपी बढ़ती है, सब बताया बेटा, पढ़ोगे तब। रैंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है, उछल कूद बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है। तो जब लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो लिक्विड की रैंडमनेस ज्यादा होगी, सॉलिड की कम होगी। पानी छलकत जाए, लेकिन लिक्विड तो छलकता है, लेकिन सॉलिड नहीं छलकता। छलकना समझते हो? नहीं समझे क्या? लहरे लहरे लहरे। तो लिक्विड और सॉलिड में यही है, इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी डिक्रीज होगी। बेटा वो वाला भी आता है मेरे को, जिसमें शर्ट आगे छाती पीछे आती है। ये तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ भाई, शर्ट भी तो होनी चाहिए ना, नीचे से जीन्स ढीली है क्या यार? तो अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन इनटू अ सॉलिड। बेटा तुम लोग बहुत मजे लेते हो, कल से टिकट लेके आना, ठीक है? अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन इनटू सॉलिड तो डिक्रीज होगी, रैंडमनेस घटेगा, वो सॉलिड हो गया ना। नहीं समझे बात को? अब टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड। ओ हो, क्या बात है, कह रहा टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उथल पुछल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, तो एंट्रोपी इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। नहीं समझे? जब भी रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। ठीक हो? मैं मजाक कर रहा था, होगा ठीक है, होगा, सब होगा, टेंशन मत, ऐसा बोलेंगे। अब रिएक्शन देखो NaHCO3 सॉलिड है, सॉलिड आगे भी सॉलिड है, गैस, क्या बात है। जब कोई सॉलिड गैस तो एंट्रोपी इंक्रीज, हायर एंट्रोपी बढ़ेगी। नहीं समझ पा रहे हो? खेल सिंपल है, कोई वाइब्रेट करे तो एंट्रोपी बढ़ गया, कोई हिले डुले तो एंट्रोपी बढ़ गया, कोई जम गया तो एंट्रोपी घट गया। यहां बताना एंट्रोपी ओहो बढ़ेगा घटेगा, ये बताएगा भाई। ये भी गैस, तुम गए फर्स्ट, बताओ जल्दी बताओ। पता नहीं क्या होगा? अबे होगा भाई, होगा। अरे कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, पहले दो लोग गैस थे पर दोनों हाथ पकड़ के खड़े थे। अब सिचुएशन अलग, देवाल भाई अकेले हैं। मैंने कहा भगो, पागलों की तरफ भगेंगे तो रैंडमनेस कहां जाता है? हाथ पकड़ के, हाथ खोल के? हाथ खोल के। तो यहां पहले दो लोग साथ में बंधे हुए थे, H2 गैस, अब क्या है? अलग अलग, एक H यहां, एक H, इसका मतलब टूट गए, इसका मतलब जुड़े हुए थे। तो यहां एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी। नहीं समझ पा रहे? तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता था, जिसके अंदर ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट। देखिए यहां एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कहता है एक रिएक्शन हुआ है जिसके लिए एंट्रोपी चेंज, रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है नेगेटिव। आपको पता होगा जब भी किसी का डेल्टा एस नेगेटिव हो, तो वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? तो कह रहा है कि भैया एंट्रोपी चेंज जो है वो जूल पर केल्विन इतना है, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है? तो आपको समझना यह है कि हमें समझना, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसने रिएक्शन का एंट्रोपी दिया है नेगेटिव, पर हमें एंट्रोपी टोटल देखना होता है। क्या देखना होता है? मेरी बात नहीं समझे? मेरी बात समझे? जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कितने का बिका और कितने का माल, कितना हमारे पास पैसा आया और कितने का माल खरीद के लाए थे। समझाता हूं, देखो अगर आपको ये देखना है कि आपका प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट हुआ है, तो पहले तो आप बोलते हो कि भैया मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, मैंने सेल किया 4000 का, तो आप कहोगे अच्छा मतलब 3000 का मेरा प्रॉफिट है। समझे? तो यहां पर तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया रिएक्शन का एंट्रोपी नेगेटिव है, लो नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस क्यों होगा? तुम बोलोगे काका रुक जा, बेटा, एंट्रोपी हम टोटल देखेंगे। क्या देखेंगे? टोटल। हमें टोटल एंट्रोपी देखना होता है, टोटल से डिसाइड होगा ना। टोटल एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है आपको? डेल्टा एस सिस्टम, याद है आपको? सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या बात है साहब, क्या बोलोगे? क्या बात। तो सिस्टम मतलब ये रिएक्शन और सराउंडिंग मतलब उसके आसपास। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी हमें निकालना पड़ेगा। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी कैसे निकालते हैं देखो। तो
और डेल्टा एस सराउंडिंग का अगर आपको कभी निकालना हो तो सराउंडिंग का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, डेल्टा माइनस का हीट, याद है आपको? कांस्टेंट प्रेशर हम मान रहे कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो आपको पता होगा एक छोटी सी बात कि जो हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है। पता है बात? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? हीट डेल्टा, इसमें लिखा होगा ना लोगों ने, कांस्टेंट प्रेशर लिखा होगा? नहीं, कैसे लिखेंगे? नहीं लिखा तो नहीं लिखा। वैसे जंग लगना कांस्टेंट प्रेशर पर ही होता है, समझे? अरे जंग कहां लगता है? एटमॉस्फेयर में ना, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 atm फिक्स रहता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हम बोलेंगे भैया देखो एक चीज ध्यान रखना, हीट हमेशा डेल्टा एच के बराबर होता है, डेल्टा एच के। और आपने पढ़ा है कि सराउंडिंग के लिए फॉर्मूला माइनस क्यू बाई टेम्परेचर, भूल गए आप? याद करो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? माइनस, क्योंकि अगर आपको एंट्रोपी चेंज देखना है तो टोटल पूरे रिएक्शन का, पूरे उसका देखना पड़ेगा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का। सिस्टम के लिए कितना है बताओ? माइनस 549.4, लेकिन हमें सराउंडिंग का भी देखना है। तो सराउंडिंग का निकालने का तरीका क्या है? माइनस क्यू बाई टेम्परेचर। तो आप बोलोगे डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। अब कहां से लाओगे? तो पता है हमें जो हीट होता है किसके बराबर है बताओ? डेल्टा एच। और क्वेश्चन में डेल्टा एच कितना है? माइनस 1648 10 की पावर 3। तो माइनस का देखो, एक माइनस तो यहां पर है, ये रहा, और उसमें भी कितना है? माइनस 1648 और 3 जीरो, 1 2 3 बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? अरे नहीं है, ये रहा 298। अरे यार क्या कर रहे हो आप? 298 कितना है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, देखो ये हो गया प्लस, क्या हो गया? ये प्लस का काफी बड़ा वैल्यू आएगा ये, तो प्लस में एक बड़ी वैल्यू आएगी। सोचो फिर आप क्या बोलोगे? अब मुझे टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल निकालूंगा। टोटल कैसे निकालेंगे बताओ? डेल्टा एस ऑफ टोटल। तो आप बोलोगे डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सोचो सराउंडिंग का कितना बड़ा वैल्यू है, सोचो एक प्लस का बहुत बड़ी वैल्यू है जिसमें से माइनस कितना करना है। देखो टोटल कैसे निकालो? टोटल ये रहा, सराउंडिंग की वैल्यू बताओ, मैं लॉजिकली बात करता हूं। सराउंडिंग की वैल्यू कितनी बड़ी आई है? बहुत बड़ी। और सिस्टम की कितनी आई है? छोटी सी, 549। तो बता कौन जीतेगा? छोटा सा नेगेटिव, बड़ा सा पॉजिटिव, पूरा आंसर क्या होगा? इसलिए रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। बेटा नहीं समझ रही बात? ये बहुत बड़ी वैल्यू, मैं कहता हूं ये है 50 और ये है -3, कौन जीता? प्लस का 47। यानी कि ये आपको क्या बुद्धू बना रहा था? देखो बुद्धू बना रहा था, कहता देखो यार इसकी एंट्रोपी नेगेटिव है, व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अरे पगले, पूरी तो निकाल। ये समझ रही बात को? जैसे आपने एक बिजनेस सेटअप किया, सुबह 6 बजे दुकान लगाया और 6:30 बजे कर रहे हो, लॉस हो गया। अरे मूर्ख नहीं समझ मेरी बात भाई। पूरा बढ़िया से कैलकुलेट करो ना, शाम का इंतजार करो, रात का इंतजार करो। दुकान लगाया, अरे लॉस हो गया, वही वाली बात है। ये आपको ऐसी बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है देखो ये रिएक्शन है, नेगेटिव है, व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बच्चा हो जाता है पागल। मेरे मास्टर ने गलत पढ़ाया है। मेरे मास्टर ने कहा था नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, एनसीईआरटी कहता है स्पॉन्टेनियस। ये चश्मिश ऐसी है, नहीं भाई चश्मिश ठीक है। देखो तो कहानी क्या है कि नेगेटिव ये वाली वैल्यू है, पर इसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। आप करके देखना, कभी इसको सॉल्व करना, वहां डालना और देखना, तो आपका प्लस में आंसर आएगा। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो लिख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसका ऑडियो गायब हो गया था, तो ये मैं आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ईमानदारी से सुनना है दोस्तों, ठीक है? देखो लिखा इन अ प्रोसेस 710 हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। कह रहा है कि कोई सिस्टम है, जैसे ये कोई सिस्टम है, इसमें इस सिस्टम के अंदर कितना हीट आया है? तो इस सिस्टम के अंदर हीट आया है 701 जूल, यानी हीट हमारा आया है प्लस का 701, ठीक है। अब क्या कहानी है समझना ध्यान से। पेन है ना ये? पेन, हाँ पेन, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कह रहा है वर्क सिस्टम ने किया, जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव होता है। सो सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम थक गया तो नेगेटिव। कह रहा है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। कह रहा है डेल्टा यू बताओ। तो आप खुद सोचो, हमें हीट दिया है, वर्क दिया है, वर्क दिया और ये पूछ रहा है, तो क्या आपको लगता है नहीं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा? तो जो फर्स्ट लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ पता क्या है? फर्स्ट लॉ है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये मैंने पढ़ाया है। अब उसने डेल्टा यू पूछा है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू है आपका 701, तो 701, और जो डब्ल्यू है माइनस का 394,
तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो 11 में से 4 गए 7, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 3 गए 3, तो 307 जूल के आसपास आंसर आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ। कह रहा है भैया देखो CO, CO2, N2O, N2O4 सबके लिए वैल्यू दे रखी है। देखो CO के लिए वैल्यू कितनी है, देखो देखो CO के लिए है -110, CO2 के लिए है 393, N2O के लिए है 81, N2O4 के लिए है 9.7, यानी सबकी वैल्यू दे रखी है। हमें देखो CO की दे रखी है, CO2 की दे रखी है, N2O की दे रखी है, N2O4 की वैल्यू दे रखी है। CO की वैल्यू पता कितनी है, -110, जो पहले के साथ पहला होगा। देखो ये पहला है तो इसका पहला, दूसरा वाला CO2 का दूसरा -393, N2O का 81 और N2O4 का 9.7, N2O का सॉरी 9.7, N2O4 का, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर दिस। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए वैल्यू निकालो। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो डेल्टा RH निकालना हो तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट वालों में से माइनस कर दो रिएक्टेंट को, क्योंकि देखो रिएक्शन दिया ना रिएक्शन, तो प्रोडक्ट वाले वैल्यू में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट में क्या, देखो प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में है N2O, तो प्रोडक्ट में आप लिख लो, प्रोडक्ट में क्या करना है अभी बता रहा हूँ मैं, बड़ा सिंपल है। प्रोडक्ट में आपके पास है, प्रोडक्ट में कौन कौन है, N2O है और आपके पास है 3CO2, और रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में है N2O4 एंड 3CO। तो बड़ा आसान है। अब देखो आंसर आ जाएगा आपका। डेल्टा RH ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पीज को माइनस करना होता है बस, बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको। तो N2O की वैल्यू कितनी है, देखो 81, यहाँ 81 लिखो, प्लस 3CO2, और CO2 की वैल्यू दे रखी होगी -393, तो -393, ठीक है, समझे। यानी कि ये जो 3 है ये भी मल्टीप्लाई होगा, हमें CO2 की दे रखी है, हमें 3 CO2 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। फिर N2O4 देखो कितना है 9.7, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्लस 3 CO, तो एक CO का 110 है, तो 3 इंटू माइनस 110। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए होंगे भाई, इतना तो ये बता रहा हूँ रुको। ये रहा 3 इंटू माइनस 110, लो आ गया आंसर। क्या है इसमें, सॉल्व कर लेना। यानी ऐसे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आपको वैल्यूज दे रखी हो, ऐसे वैल्यूज दे रखी हो और आपसे डेल्टा RH पूछे तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट को माइनस कर दिया करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रिक लगेंगे और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आता है ये वाला आता है एनसीईआरटी का, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, इसमें ट्राई करना आप। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसमें भी ट्राई करना। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या लिखा है, द रिएक्शन कैरिड इन द वार्म कैलरीमीटर, नहीं ये वाला इसमें नहीं लगेगा, सॉरी ये गलती से स्लाइड आ गया है। इसमें लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाला, और यहाँ भी होगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखा होगा, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो इनमें ये ट्रिक लगाना। अब इक्वेशंस कैसे, देखो इसमें जैसे इक्वेशन दिया हुआ है और एनसीईआरटी का एग्जांपल देखना, उसमें इक्वेशंस दिया हुआ है। अब बेफिक्र रहना, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन कई बार हमें दिया होता है, ठीक है, कई बार हमें इक्वेशन खुद बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना है, ठीक है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ कहाँ कहाँ ये लगेगा। मेरे दोस्तों सुनो, इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में ये ट्रिक को लगाना आप। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ जो एग्जाम में आता है, जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, वरना मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज एनसीईआरटी को सॉल्व करो थोड़ा सा। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एमसीक्यू पक्का कर लो, ठीक है। इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज दिए वहां से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो यहाँ पर ना मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ चीजें मैं आपको टिक भी लगवा दूंगा। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मैं आपको बताऊं, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो पहले इस लैंग्वेज को समझिए। कह रहा है कि आपको CH3OH बनाना है। अब लॉजिकली सोचिए CH3OH कैसे बनेगा, तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्टैंडर्ड, तो अपनी स्टैंडर्ड चीजों से बनेगा, कार्बन से बनेगा, फिर हाइड्रोजन से बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन गैस से बनेगा। तो कह रहा है कि आपको CH3OH बनाना है, तो बनेगा इन चीजों से। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन आपको ना इनको थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, आप देखेंगे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए।
और यहाँ आप देखेंगे एक ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर 2 है, तो 1/2। मतलब मैंने बैलेंस किया है, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1/2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन है 4 कर दिया, 1 कार्बन 1। तो ये ना आपका टारगेट है, इस चीज़ को समझिए कि ये टारगेट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका टारगेट है, तो ये है आपका टारगेट, ठीक है। अब एक सेकंड, मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, सुनते हैं। हेलो, हाँ माता जी, खाना गर्म कर लो, अभी 3 बज गए, खा लूँगा अभी, ठीक है। अभी तक नहीं खाया मैंने, ठीक है, अब जल्दी-जल्दी गर्म कर दो। थैंक यू, लव यू। देखो दोस्तों, तो कार्बन ये टारगेट है हमारा, टारगेट। अब बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इन सबकी हेल्प से बनाना है हमें। तो हम कैसे-कैसे काम कर सकते हैं, देखो। तो स्टेप 1 क्या है कि मेरे को स्टेप 1 में मेरे को कार्बन चाहिए, और कार्बन का जुगाड़ मुझे यहाँ से मिलेगा। तो अभी मैं इक्वेशन 2 को यहाँ लिख रहा हूँ, देखो। इक्वेशन 2 को मैं लिख रहा हूँ कि मुझे कार्बन का जुगाड़ चाहिए ना। देखो हमारा टारगेट में कार्बन है, और कार्बन इक्वेशन 2 से मिलेगा। तो कार्बन प्लस O2, सेम टू सेम लिख रहा हूँ जो भी है, CO2, ठीक है। तो अभी मैं पीछे ये भी लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। पीछे चलो यहीं पर एक ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने इक्वेशन 2 लिया है, ठीक है, डन, ओके। तो अभी हमने इक्वेशन 2 लिया है, यहाँ पे ये रहा। तो मेरा कार्बन का जुगाड़ हो जाएगा, कार्बन का यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि टारगेट में कार्बन है, तो इक्वेशन 2 से मेरे कार्बन मिल जाएगा। अब मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन इक्वेशन 3 से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2H2, और इक्वेशन 3 में सिर्फ और सिर्फ H2 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा 2H2, 2/2O2। तो लिखते हैं चलो, 2H2, 2/2O2, और यहाँ 2H2O। तो मेरे टारगेट में कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये दोनों जुगाड़ में कर चुका, कार्बन कार्बन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखो कार्बन भी मिल गया, सुनो देखो, हमें कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। ये रहा, पूरा पूरा चांस है कि इन दोनों को ऐड करने से ये मिलने के चांस है। तो चलो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं एक बार। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें इसको 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 इकट्ठे ऐड करना है। चलो करते हैं। तो कार्बन O2 हो गया, 2H2 हो गया, और ये 2/2O2 है, तो 1O2 हो गया। तो मैंने इन चारों को जोड़ के लिख दिया। अब मुझे इस साइड वाले को, जो एरो के इस साइड है, इनको इकट्ठे लिखना है। तो मैंने CO2 लिख दिया, मैंने 2H2O लिख दिया। क्या बात है। अब मित्रों, अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना। तो अब क्या करना है, तो हमें क्या क्या मिल चुका है, देखो। हमारे टारगेट में था कार्बन, कार्बन मिल गया, 2 हाइड्रोजन मिल गया। ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन मिल तो गया है। लेकिन हमारे टारगेट में अब CH3OH है। तो CH3OH हमें कैसे मिल जाएगा, तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में CH3OH। लेकिन हमें CH3OH इस साइड चाहिए, राइट हैंड साइड, पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं रिवर्स, रिवर्स इक्वेशन थर्ड, है ना, रिवर्स इक्वेशन थर्ड। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि मुझे उल्टा करके लिखना है, यानी H2O और CO2 को उल्टा करके लिखना है, इस तरफ लिखना है। तो 2H2O जो था मेरा, 2H2O, 2H2O, CO2 कितना है, CO2 कितना है, CO2 एक ही है। और उल्टा करके लिख रहा हूँ, देखो ना, इक्वेशन उनको उल्टा लिख रहा हूँ। जो उल्टा करके लिखने का मतलब है, जो हमारा इस साइड है उसको इस साइड लिख रहा हूँ, और इस वाले को इस साइड। तो CH3OH उस तरफ चला जाएगा, CH3OH इस तरफ आ जाएगा, और क्या था, 3/2O2, 3/2O2। अब देखिए, हम अभी यहाँ तक तो अपनी चीज़ को ला चुके हैं। अब हमें देखो, टारगेट में था कार्बन हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन, CH3OH, तो CH3OH यहाँ से मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन मिल गया, CH3OH यहाँ से मिलेगा। तो अब मुझे ऐड करना है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे को, ध्यान देना, इस पूरे को इससे ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड कैसे करेंगे, तो कार्बन पहले से ही है, रुक जाओ, कार्बन पहले से ही है, ऑक्सीजन पहले से ही है। कितने ऑक्सीजन पहले से गिन लेते हैं, रुक जाओ, देखो, देखो ध्यान से। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन पहले से ही है। तो कार्बन है, 2H2 है, और 2O2 है, लिख लिया मैंने, ठीक है। और फिर मेरे पास इस साइड क्या है, सुनो ध्यान से, हमें जोड़ना है। देखो, हमें इस पूरे को इससे साथ जोड़ना है, और इस वाले को इसके साथ जोड़ना है, ध्यान देना। यानी इन दोनों को, इसको और इसको एक साथ जोड़ना है, इसको और इसको एक साथ जोड़ना है। तो कार्बन 2H2, 2O2, फिर इधर क्या है, 2H2O है, और क्या है इधर, CO2 है। अब इस साइड क्या है, इस साइड देखो, अब इस साइड देखेंगे तो CO2, H2O, CH3OH, 3/2O2, CO2, 2H2O,
CH3OH, ठीक है, और 3/2O2। अब देखो कहानी किस मोड़ पे हमें लेके आई है, अभी देखते हैं। देखो कहानी को समझने का प्रयास करना। देखो H2O से 2H2O कट जाएगा, CO2 से CO2 कट जाएगा। अब यहाँ देखना, ये है 2 ऑक्सीजन और ये है 3/2, 1.5 ऑक्सीजन। इधर 3/2 का मतलब 1.5 और ये 2, तो यहाँ आधा ऑक्सीजन बचेगा एक्स्ट्रा। तो हमारे पास कार्बन बचेगा, 2H2 बचेगा, यहाँ बचेगा आधा ऑक्सीजन, हाफ O2 बचेगा, और इस तरफ क्या बचा है, सिर्फ CH3OH, क्योंकि 2 ऑक्सीजन से 1.5 ऑक्सीजन कट गया। तो क्या हमने टारगेट अचीव कर लिया? हाँ जी, टारगेट मेरा आ गया। देखो टारगेट ये रहा कार्बन, देखना टारगेट था कार्बन 2H2 हाफ O2 CH3OH। तो दोस्तों टारगेट अचीव हो गया, कार्बन 2H2 हाफ O2 CH3OH। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन में वो लग जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया था, पहला स्टेप हमने किया था इक्वेशन 2 लिया था, फिर हमने इक्वेशन 3 लिया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने लास्ट में ना इक्वेशन थर्ड को रिवर्स किया था। रिवर्स का मतलब होता है माइनस लगाना, इक्वेशन थर्ड। याद करो, देखो पहले हमने इक्वेशन 2 लिया, फिर इक्वेशन 2 ले लिया, रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, और इक्वेशन थर्ड को हमने रिवर्स किया है। तो वही मैंने लिखा, इक्वेशन 2 लिया, इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 को रिवर्स किया। अब इससे आंसर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 2 का वैल्यू लेना है। इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी रहा, -393। तो आपको यहाँ लिखना है -393 प्लस। अब इस इक्वेशन हमने ले लिया, इक्वेशन ये ले लिया। अब इक्वेशन थर्ड ये रहा, तो -286 इंटू में 2, फिर आपको माइनस करना है इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन थर्ड में नेगेटिव साइन लगाना, ये रहा माइनस का 280। इक्वेशन थर्ड ये वाला नहीं, सॉरी, रिवर्स हमने इक्वेशन 1 किया था, आई एम सॉरी, रिवर्स हमने इक्वेशन 1 किया था, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, यह मैंने गलती करी है, आई एम सॉरी फॉर डैट। रिवर्स हमने इक्वेशन 1 किया ना, फर्स्ट वाले को रिवर्स। अरे ये CH3OH जो है, CH3OH वाला हमारा कौन सा इक्वेशन है? देखो इक्वेशन फर्स्ट है, आई एम सॉरी, यहाँ आप ध्यान देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है। ये क्या बुद्धू आदमी हूँ मैं यार। रिवर्स हमने इक्वेशन फर्स्ट किया, थर्ड नहीं, फर्स्ट। हमारा इक्वेशन देखो, हमारा ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 को रिवर्स किया हमने, तो 1 में कौन है हमारा, 1 में है -726। तो यह एक माइनस का साइन तो बाहर है, एक -726। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इसी को फॉलो करना है, इक्वेशन 2 ये वाला फॉलो करना है। मैं सभी क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ आपको दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन में ये लग जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 × 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है।